Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो बच्चों एटम की कहानी पढ़ते हैं। बोला गया है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज एटम। दुनिया की सबसे छोटी इकाई है, उसको क्या बोला गया? एटम। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अभी तक एनसीईआरटी मान रहा है। एनसीईआरटी से अलग हट जाए तो इससे भी छोटी छोटी चीज़ें आ चुकी हैं। क्वार्क्स वगैरह के बारे में आप लोग नाम सुना होगा, क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स, इनसे भी छोटी चीज़ें हैं। तो फिलहाल तो भी हमें एनसीईआरटी के आधार पर ही चलना है। तो मान लिया कि एटम क्या है? दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है। इसके बारे में सबसे पहले बताया था कौन सा साइंटिस्ट? इनके बारे में बताया था जे थॉमसन, है ना? जो पबजी वाला थॉमसन गन है ना, हाँ, इन्हीं के नाम पर रखा गया था लग रहा है। जे थॉमसन क्या बोला था इन्होंने बताया था वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वाटरमेलन एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि एक तरबूज लीजिए, उस तरबूज को क्या मान लिया जाए? एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरबूज के अंदर इतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एम्बेड कर दें, मतलब अंदर इनक्लोज कर दें कि इन द होल ये एटम क्या हो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। मतलब हमने इस तरबूज को कैसा मान लिया? पॉजिटिव चार्ज, ऐसे मान लिया, खूब बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर इतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इनक्लोज कर दें, एम्बेड कर दें कि इन द होल ये पूरा का पूरा एटम क्या हो? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। ऐसी बात बता दिए थे जे थॉमसन ने। बता तो दिया, लेकिन बताने के बाद बहुत सारी कमियां निकला। इन कमियों को सबसे पहले सुधारा किसने? आप लोग जानते हैं, उनका अच्छा नाम है, उनका नाम है रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन अकेले रदरफोर्ड ने ही इनकी कमियों को नहीं सुधारा था, या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में अकेले रदरफोर्ड ही नहीं बताए थे। इनके साथ दो और साइंटिस्ट थे। कौन कौन थे? GER, जाइजर एंड मार्सडन, MARSHDEN, जाइजर एंड मार्सडन, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी इसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड के सहायता से। ठीक है, तो CBSE बोर्ड में कभी कभी तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी पूछता है, ये नाम से भी पूछता है, और मोस्टली पूछता है जाइजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से। इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है। ठीक है बच्चों, MARSH नहीं है, MARSDEN, मार्सडन। ठीक है, अब क्या बोला था? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या जाइजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। यही पढ़ना आपको, वो आपको पीछे जो अभी आपने पढ़ा है जे थॉमसन मॉडल, ये तो बस हिंट के लिए आपको जानना है कि किसने बताया था। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हमारे पास एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, जहां पे अल्फा पार्टिकल को रखा गया, ऐसे हम बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास अल्फा पार्टिकल को रखा गया, ये है अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब इसको क्या किया गया? ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा क्वेश्चन आपका इसी पे आएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ दो स्लिट्स लगाए गए लाइक दिस,
कि ये जो अल्फा पार्टिकल है एक फाइन होल बनाया गया, इस फाइन होल से ही पास होते हुए अल्फा पार्टिकल्स आपके पास जाएगा इस प्रकार। ये अल्फा पार्टिकल जा रही है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। इसको काटा, उसको बेटा ना अल्ट्रा मोड पे कर लो थोड़ा सा। चलो बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ ना। पानी है, स्याही है, क्या है, बैठ करके देखो। अब यहाँ पर एक स्क्रीन प्लेस किया गया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इस स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई, ZnS, ठीक है। यहां पर बीचों बीच में आपके पास रखा गया गोल्ड का फॉयल, गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल रखा गया, ऐसा थोड़ा सॉलिड कर लेता है। गोल्ड फॉयल, ठीक है। अब इस गोल्ड फॉयल से क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये गोल्ड फॉयल है, ये अल्फा पार्टिकल आए और ये अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या हुआ, स्कैटर होना स्टार्ट कर दिया। हम सीधा बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहां से आते ही ये जो अल्फा पार्टिकल है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या हुआ, स्कैटर होना स्टार्ट कर दिया ऐसे। बात समझने का प्रयास करिएगा। अब इसका ओरिजिनल फिगर हम बनाएंगे। ये फिगर आप अभी जो 9th-10th में पढ़े उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ये क्या हुआ, स्कैटर हो गए ऐसे, ठीक। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या किए, जा रहे थे जिस रास्ते से, वापस उसी रास्ते पे रिट्रेस किए अपने पाथ को। तो जहां जहां वो स्क्रीन पर ये अल्फा पार्टिकल हिट किया, वहां स्किंटिलेशन, ग्रीन कलर का एक चमक स्क्रीन पे बनने लगा। जिंक सल्फाइड कोटिंग की वजह से उस स्क्रीन पर ग्रीन ग्रीन कलर का स्पॉट बनने लगा। यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं मूवेबल डिटेक्टर, वो डिटेक्ट करता था, इसको हम बोल रहे हैं मूवेबल डिटेक्टर। वो डिटेक्ट करता था कितने कितने एंगल पे अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हुआ, ठीक है। तो इतनी बात बताया। अब इसका ओरिजिनल डायग्राम क्या है, मैं उसकी तरफ चलता हूँ, ठीक है। पहले समझाता हूँ, समझ लीजिएगा, तब सब इकट्ठा लिखवाऊंगा, घबराइएगा नहीं। हुआ क्या, ये था आपके पास बच्चों एक एटम, और ये था एटम का न्यूक्लियस, ये था एटम का न्यूक्लियस। तो समझने का प्रयास करिएगा। ये पूरा का पूरा एटम था। पहली कहानी क्या हुई, ओरिजिनल डायग्राम इसका मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो आपके पास अल्फा पार्टिकल था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हुए, इस गोल्ड फॉयल से ऐसे पास हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, लाइक दिस, ऐसे। Most of the alpha particle pass through the gold foil without any deflection. ऐसा क्यों हुआ, उसकी भी कहानी मैं आपको भी समझाऊंगा। ओरिजिनल डायग्राम आप देख रहे हैं, उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। तो पहला कहानी हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आए बिना किसी डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉयल से पास कर गया। इट इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी।
बिना किसी डिफ्लेक्शन के अगर अल्फा पार्टिकल पास कर गया तो उन्होंने कंक्लूजन में क्या बताया, रिजल्ट में आगे बताएंगे। पास करने का मतलब है मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन अल्फा पार्टिकल इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। शाकिब तुम्हें हुआ क्या है? ध्यान दो, पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या पाया कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है आपके पास, एम्प्टी है। दूसरा उन्होंने पाया क्या कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटर एट ए स्मॉलर एंगल। यहाँ पर आया, यहाँ से आते ही वो इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे। यहां से भी आया अल्फा पार्टिकल, टकराएगा नहीं, इससे कभी भी नहीं टकराएगा, इससे दूर रहेगा, ऐसे आया और इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया। अभी हम बताएंगे क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे क्यों नहीं फर्क पड़ा, अभी हम बताएंगे, वेट करिए, थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम आपकी बातों को, आपकी क्वेरी को सारी बात समझा देंगे। इसी में आपकी क्वेरी आ जाएगी, हम जानते हैं क्या क्वेरी है, ठीक है। मतलब सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल, एट ए स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल मतलब बहुत छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, लाइक दिस। ऐसे आप डॉटेड लाइन यहाँ बना सकते हैं चाहो तो, और यहाँ से भी आप ऐसे डॉटेड लाइन बना सकते हो। ये एंगल आपके पास हो जाएगा थीटा। इस एंगल को हम लोग कुछ और नाम देंगे, थोड़ी देर बाद देंगे, आपको बताएंगे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभी फिलहाल थीटा। कोई दिक्कत? यस नो बच्चों, ठीक है। फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट एन वेरी स्मॉल एंगल and most few of the alpha particle deflect at an angle greater than 90 डिग्री। ऐसा हुआ कुछ के साथ, तो दुर्घटना ऐसा भी हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरीके से चलने लगे, इस तरीके से आए और यहाँ के बाद वो क्या किए, वापस रिट्रेस किए और ये जो एंगल है इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। ऐसे चले गए, 90 डिग्री के एंगल पे चले गए, आप बना सकते हैं। ये भी आपके पास फिगर से होगा, अगर आप बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चला जाएगा। ऐसे तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना लिया दोनों, थोड़ा फिगर क्लियर है। एंड वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे गए, कुछ अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और वेरी फ्यू। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, ध्यान से सुनिए, पहला ऑब्जर्वेशन था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू वेरी स्मॉल एंगल। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन था वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, 1 in 8,000, है ना, 8,000 retraces their own path, मतलब 8,000 में से कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो अपने रास्ते को रिट्रेस किया होगा। ये बात किसने बताया था, किसने बताया था, रदरफोर्ड या जाइजर एंड मास्टर जी ने बताया था, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने कुछ अपना कंक्लूजन बताया, कुछ रिजल्ट भी बताया कि ऐसा क्यों हुआ। पहला ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल पास कर गए बिना किसी डिफ्लेक्शन को। वो क्या दर्शाता है, इट इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, क्योंकि वो स्पेस एम्प्टी होगा तभी तो सीधा सीधा पास कर गया, ठीक है। पहली बात उन्होंने ये बताया कि भाई एटम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बताया,
अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स, वो भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे क्या, कभी नहीं, वो दोनों क्या करेंगे, रिपल होंगे और दूर से ही एक दूसरे से सलाम दुआ करते हुए निकल लेंगे। तो यही काम यहाँ पे हो रहा था। तो यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन में उन्होंने बताया कि जो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है इस अल्फा पार्टिकल के अंदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये डिफ्लेक्शन जो दिखाई दिया यहाँ से या तो वापस चला जा रहा है या फिर किसी स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन क्यों दिखाई दे रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उसके रिपल्शन के वजह से जो फोर्स आपके पास दिखाई दे रहा है, उसी वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रहा था। ये दो रिजल्ट किन्होंने बताया, रदरफोर्ड जी ने बताया। बात समझ आई, ऑब्जर्वेशन भी समझ में आ गई और रिजल्ट भी समझ में आ गई। तो चलो लिखते हैं फटाफट, हेडिंग लिख लो, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले ये वाला फिगर बना लो। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, पहला क्वेश्चन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस उसको देखते हुए फिर ये ZE क्या कहाँ से आया वो भी मैं भी आपको समझा देता हूँ। इसको बोलते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, कैसे आया 2 मिनट में समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये दिमाग में अराइज होता है जी, रदरफोर्ड जी थे वो गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया, गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया, इसके अलावा किसी और का भी फॉयल तो चल सकता है, बहुत मेलेबल होता है, जिसको हम देख रहे हो इसकी थिकनेस कितना, लगभग 10 की पावर 8 मीटर में इसको हम लोग इसकी थिकनेस बना सकते हैं, है ना। दूसरा काम ये इस वजह से लिया गया, इस अल्फा पार्टिकल लेने से हमें थिन गोल्ड फॉयल लेने का फायदा हमको ये हुआ कि मल्टीपल स्कैटरिंग नहीं हुआ, एक ही पॉइंट से मल्टीपल स्कैटरिंग नहीं हो रहा था। जैसे यहाँ से एक ही पॉइंट से एक रे इधर जा रही थी, ऐसा नहीं कि यहीं से बगल बगल से खूब निकलने लगा, ऐसा मल्टीपल स्कैटरिंग इसके अंदर हमको नहीं दिखाई दी, इसी वजह से गोल्ड फॉयल लिया गया। मेन रीजन ये था। दूसरा सेकेंडरी रीजन ये था कि भाई इस गोल्ड फॉयल को हम बहुत पतले शीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं क्या, मेलेबल है, बहुत ज़्यादा मेलेबल है, बहुत पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेकेंडरी आपके पास था। प्राइमरी आपकी कहानी ये थी कि ये गोल्ड फॉयल इस वजह से लिया गया क्योंकि इसके वजह से मल्टीपल स्कैटरिंग नहीं होगी। दूसरी कहानी है कि अगर गोल्ड फॉयल लिया गया तो ये एक बच्चा पूछ रहा था भाई यही कहानी कि सर इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो कुछ ना कुछ अल्फा पार्टिकल के पाथ को डेविएट करेंगे। अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई इट डज नॉट अफेक्ट द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा होता है। एक हाथी चले और एक चींटी चले तो क्या चींटी हाथी के रास्ते को मोड़ सकता है क्या, नहीं मोड़ सकता। तो वही कहानी अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की कहानी थी। इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट है, जिसके वजह से अल्फा पार्टिकल की रास्ते में, अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से चल रहा था उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं प्रोड्यूस करा सकता है। बोलो सब लोग बताइए। एक्स, हाँ एक्स हो गया किसी भी एलिमेंट का नाम। जैसे कि एग्जांपल ले लें, क्लोरीन ले, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 17, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 17 और मास नंबर हो गया 35.5। तो 17 इसके मास नंबर होगा तो मैं पूछूं इसका चार्ज कितना होगा, क्लोरीन का चार्ज कितना होगा, तो इसको ही हम बोलते हैं Z। तो हम लोगों ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 17 हैं, तो 17 इंटू E कहलाएगा इसका क्या, चार्ज। अगर कोई एलिमेंट है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z है तो उसका चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ Z है तो क्या होगा Z इंटू E। ये कहलाता है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से E में मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा उसका चार्ज कितना है। ठीक है, तो याद रखिएगा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Z इंटू E से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अभी बहुत यूज होगा, आगे भयंकर बार बार आएगा, तो परेशान मत होइएगा। ZE क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। जैसे हम बोले आपको अगर पूछ दें आप ही से बताओ सोडियम का चार्ज कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है
11, तो Z की वैल्यू हो गई 11, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू ई, इसका चार्ज हो गया। एल्यूमिनियम का कितना होगा 13 ई, मैग्नीशियम का कितना होगा 12 ई, एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज की वैल्यू को निकालते हैं, और चार्ज की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको भी अभी यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है तो मैंने ZE लिख लिया, किसी का भी ये न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन लिखिएगा। बोलो बेटा। लिखो बच्चों ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स of the alpha particles pass through the gold foil without any deflection. Most of the alpha particle pass through the gold foil without any deflection. ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑब्जर्वेशन लिखिएगा। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, some of the alpha particles, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 0.14%। तुमको नहीं समझ आ रहा, बगल में से देख के लिखो। 0.14% ब्रैकेट बंद, वेयर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। स्पीड बनाओ बच्चा, नहीं तो एग्जाम में छोड़ के आओगे क्वेश्चन। were deflected through small angles. Yes, sir. Next point, third point. Yes, sir. A very few alpha particle, Yes, sir. a very few alpha particle Yes, sir. were deflected through large angles, were deflected through large angles Yes, sir. जी सर। फुल स्टॉप। फोर्थ लिखिएगा। आज आवाज़ इसकी ज़्यादा आ रही है, देख रहे हैं, अभी पूछेंगे इससे क्वेश्चन हम। सम ऑफ देम, अभी क्वेश्चन पूछते हैं ना। सम ऑफ देम, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज 1 in 8,000, 1 in 8,000 retraces their path, 1 in 8,000 retraces their path, that is deflected through an angle of 180 degree, that is deflected through an angle of 180 डिग्री। अब इसका कंक्लूजन लिखिएगा। डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब इसका रिजल्ट लिख लीजिएगा या कंक्लूजन, रिजल्ट और कंक्लूजन। रिजल्ट के अंदर पहला पॉइंट लिखिएगा या कंक्लूजन के अंदर पहला पॉइंट लिखिएगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, most of the alpha particle pass through the gold foil without any deflection, it indicates that most of the space in an atom is empty, it indicates that most of the space in an atom is empty। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स
some of the alpha particles deflected through an angle theta it indicates that there should be a central positive region. There should be a central positive region known as nucleus, which consists of protons. हमको याद नहीं है. Which consists of protons जी सर. which consist of protons, due to which an electrostatic force of repulsion takes place between alpha particles and the nucleus of an atom. Next point. Electrons being very light do not affect the alpha particles. इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के सेंटर से ये जो दूरी है ऐसे, न्यूक्लियस के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर. बात करें हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर. ठीक है. यहाँ जो ये वेलोसिटी वेक्टर था, जिस वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था, जस्ट इस सरफेस को टच कर रहा था, है ना, मतलब टच नहीं, इस सरफेस से होते हुए डिफ्लेक्शन हो रहा था. वहां से ले करके इस न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है B = ZE² cot θ/2 होल अपॉन में 4πε0 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ½ mu². काइनेटिक एनर्जी को आप ½ mu². ठीक है. तो इम्पैक्ट पैरामीटर का मोस्टली आपके पास पूछा क्या गया है, आपको बहुत रेयरली इसका बारे में पूछा गया है, लेकिन आप जान जाइए इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है. ठीक है. तो लिख लो, थोड़ा सा छोटे सा एक हेडिंग है, इम्पैक्ट पैरामीटर. फिगर में इसको बी को बना लीजिएगा. ये जो बी दिख रहा है ना, फिगर में बना लीजिएगा, इसको बोला जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर. नोट कर लीजिएगा. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इम्पैक्ट पैरामीटर को लिख लीजिएगा. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of velocity vector, the perpendicular distance of velocity vector, ब्रैकेट में u वेक्टर, ब्रैकेट बंद, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, from the center of the nucleus
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा बच्चों। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की तरफ हम लोग चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये थीटा एंगल बनाते हुए ये अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे डेविएट हो गई, मान लो, ठीक। अब मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि ये अल्फा पार्टिकल कौन से पॉइंट पर अपनी पाथ को रिट्रेस करेगा। 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल था ना, जो जिस रास्ते से आता था वापस उसी रास्ते से चला जाता था। कौन सा अल्फा पार्टिकल होगा, कहां से वो पास करेगा, बता सकते हैं आप? जाहिर सी बात है इसके सेंटर से, ऐसे सेंटर से आया होगा और चला गया होगा। उस केस में इंपैक्ट पैरामीटर कितना होगा, ये वाले अल्फा पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर कितना होगा? 0। बी की वैल्यू कितना होगा? 0। ये कब होगा? ये अल्फा पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, ये अल्फा पार्टिकल यहां आता है, ये भी पॉजिटिव है। इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आप लोग जानते हैं। इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी होती है न्यूक्लियस का? Z इंटू ई, ठीक है। और ये जो अल्फा पार्टिकल है इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, कोई बच्चा बता दे? अल्फा पार्टिकल का ट्वाइस ऑफ ई, ये तो था चार्ज पार्टिकल। अब बताओ, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। क्या ये दोनों एक दूसरे से कभी टकराएंगे क्या? नहीं। मतलब इस साफ है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो यहां पर आया होगा, इसके कितना नजदीक से नजदीक न्यूक्लियस के पास आ जाए, आएगा, रुकेगा, फिर वापस अपने पाथ पे चला जाएगा। ऐसा होगा ना? तो कितना नजदीक से नजदीक पहुंच गया, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं R0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कि उस न्यूक्लियस के कितना करीब पहुंच गया कौन? अल्फा पार्टिकल। टकराएगा तो नहीं, तो जाहिर सी बात है क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज, टकराएगा एकदम नहीं। तो कितना नजदीक से नजदीक वो पहुंच जाए, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट मतलब कितना करीब, अप्रोच मतलब पहुंच जाए, ठीक है, कितना करीब से करीब वो पहुंच जाए, दैट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब थोड़ा सा मुझे बच्चों आप बताइएगा, सब लोग सोच के बताइएगा। यहां से अल्फा पार्टिकल चलते हुए आया था, मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी ना। यहां आते ही इनकी पोजीशन अब चेंज होने लगे, वापस उल्टे दिशा में चलने लगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गए? पोजीशन चेंज हो गई, वहां पर कौन सी एनर्जी लगती है? पोटेंशियल एनर्जी। मींस यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। कब? अगर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 होगा तब, है ना। नहीं, अगर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 नहीं होता तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहती। देखो ऐसे आया फिर वैसे ही चला गया, काइनेटिक एनर्जी रहती। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये आए भाई साहब, यहाँ रुके हैं, फिर वापस जा रहे हैं। रुकने के बाद अपनी पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? मतलब अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 है तभी आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिलेगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये भी बात हमको समझ में आ गई। चलो अब देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते कैसे, ठीक है। मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग पुराने जमाने में, चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। शायद आपको याद होगा, V इज इक्वल टू था KQ/R। K को आप लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। और अगर कोई आपसे पूछ देता था पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, तो शायद आप बोलते थे V इज इक्वल टू W/Q0, और इस W को निकालते थे, इस W को हम क्या बोलते थे? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब यहाँ पे V की वैल्यू आप क्या रखोगे? V की वैल्यू यही रख दो, तो W की वैल्यू क्या आती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R इंटू Q0। अरे एक तो ये हो गया, ये पूरा रख दिया यहाँ पर, ठीक।
और यहाँ पे क्या हो गया, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला हुआ करता था, पोटेंशियल एनर्जी का। बात समझ आ रही है। अगर हम यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी देखो ऐसे लिख लेंगे फॉर, अभी डेफिनेशन लिखवाएंगे, घबराइए कि नहीं, ठीक है। इफ इम्पैक्ट पैरामीटर इक्वल टू 0 देन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ऐसे, यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ बीटा इज इक्वल टू 0 देन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और अगर हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, थोड़ा सा देख के बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पहले इसका चार्ज रखो, Q की जगह क्या लिखोगे 2E इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट तो मतलब दूसरा चार्ज क्या है, दूसरा चार्ज क्या है Z इंटू ई, Z इंटू ई अपॉन में इनके बीच का दूरी क्या है R नॉट। लिख सकते हैं क्या। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ ZE स्क्वायर होल अपॉन में R नॉट। इस R नॉट की वैल्यू जब निकालेंगे तो R नॉट इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ ZE स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। ये भी आप लिख सकते हैं फॉर्मूले को, या चाहे तो आप इसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। R नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ ZE स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं 1/2 mu स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। तो लिख लो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है पहले, फिर ये फिगर बना लेना। लिख लो बच्चों फटाफट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। हेडिंग, द मिनिमम डिस्टेंस up to which an energetic alpha particle traveling directly towards a nucleus can move before coming to the rest, and then retracing their path is known as distance of closest approach. नीचे नोट में लिख लो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल is completely converted into potential energy only if the impact parameter is 0। हेडिंग लिखिए बच्चों, postulates of Rutherford nuclear model। Postulates of Rutherford nuclear model of atom। Postulates of Rutherford nuclear model of atom। समझ लो 4 postulates हैं, क्या क्या है।
मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पोस्टुलेट है, समझ लो, पहले उसके बाद इकट्ठा लिख लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है एटम का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेट करता है? सेंट्रल रीजन, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑल द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इन अ सेंट्रल रीजन विच इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये हुआ रदरफोर्ड का पहला पोस्टुलेट, और यही पहला पोस्टुलेट बोहर का भी होगा। बोहर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उनका भी पोस्टुलेट यही होगा पहला, दोनों कॉमन होता है। तो पहला पोस्टुलेट क्या था? ऑल द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इन अ सेंट्रल रीजन विच इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दूसरा है द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 to the power -14 से लेकर के 10 to the power -15 मीटर। इन्हीं के रेंज में आपके पास न्यूक्लियस की साइज होती है। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? लगभग 10 की पावर -14 से लेकर के 10 की पावर -15 मीटर के आसपास होता है, जो कि एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। एटम का जो डायमीटर होता है वो लगभग होता है 10 to the power -10 मीटर, है ना। एटम से छोटा होता है, जाहिर सी बात है, एटम बड़ा होगा उसके अंदर तभी तो छोटा सा न्यूक्लियस होगा। तो जब भी आपको न्यूक्लियस की साइज निकाले, अब तो नहीं है, कहानी खत्म ही हो गया। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम पहले निकालने के लिए आता था, जब उसकी वैल्यू लोग निकालते थे, इसकी वैल्यू लगभग 10 की पावर -14 से लेकर 10 की पावर -15 मीटर के आसपास आती है। नेक्स्ट है negatively charged particle which is known as electron which is revolving around the nucleus in a circular orbit। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता था। ठीक है, लास्ट था पोस्टुलेट, बहुत इजी है। जितने नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, जितने नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे उतने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। इन द होल हम क्या कह सकते हैं? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये चारों पोस्टुलेट थे। पहला था ऑल द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इन अ सेंट्रल रीजन विच इज नोन एज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दूसरा द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 to the power -14 से 10 to the power -15 मीटर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, है ना। बहुत छोटा होता है एटम के अपेक्षा, न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट है द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट नहीं बात किया था, ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऑर्बिट के बाद बोहर जी ने कहा था, तो बस ये बोला था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहते हैं। ये नहीं, ऑर्बिट का नाम हम नहीं लेंगे, ऑर्बिट नाम लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इनके बाद बोहर जी कहेंगे। और चौथा पोस्टुलेट क्या था कि हाँ, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे। इन द होल हम कह सकते हैं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बात समझ में आ गई? चलो चारों पोस्टुलेट फटाफट लिख लेते हैं हम लोग। पहला पोस्टुलेट लिखो, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ, बच्चा बात नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम, almost all the mass of an atom and all the positive charge of an atom are supposed to be concentrated in a very small region known as the nucleus of an atom, very small region known as the nucleus of an atom. Second postulate लिखेगा, the size of nucleus is extremely small. The size of atom is extremely small. The size of nucleus, क्या बोले दोबारा? एटम बोले थे क्या? न्यूक्लियस पहले बोले थे, अभी भी न्यूक्लियस ही बोले हैं। एटम बोले, एटम। ओह सॉरी, तुम कंसंट्रेट हमको गड़बड़ा दे रहे हो ना, संस्कार कहाँ थे हम? द साइज ऑफ, हाँ, न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल
बार बार फोन आ रहा ना टर्न वीडियो। हाँ, एक्सट्रीमली स्मॉल, ब्रैकेट में लिखिएगा 10 to the power minus 14 मीटर टू 10 to the power minus 15 मीटर, ब्रैकेट बंद, as compared to the size of atom, as compared to the size of atom, ब्रैकेट में लिख लेना है डायमीटर इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर, डायमीटर इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। और वो जो न्यूक्लियस की साइज था ना 10 की पावर माइनस 14 से 10 की पावर माइनस 15 मीटर, वो रेडियस है, तो लिख लेना ब्रैकेट में ही चाहो तो लिख लो रेडियस इक्वल टू 10 to the power minus 14 से 10 की पावर माइनस 15, रेडियस इक्वल टू उसमें लिख दो, बस आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, थर्ड पोस्टुलेट, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, the negatively charged particles known as electrons, the negatively charged particles known as electrons, which is revolving around the nucleus, which is revolving around the nucleus, postulate number 4th, the number of revolving electrons, the number of revolving electrons is equal to the number of positive charges, is equal to the number of positive charges in the nucleus, hence atom is electrically neutral, hence atom is electrically neutral, ठीक है। चारों पोस्टुलेट समझ में आ गया। इतना तो बताए थे बेचारे, लेकिन बोलते हैं ना जो इंसान ज़्यादा बोलता है कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। इन्होंने एक बात बता करके अपने पूरी करियर को बर्बाद कर लिया। उन्होंने क्या बताया, अभी जो हम एक वर्ड हम हटा रहे हैं यहाँ से, ऑर्बिट हटाया ना, ऑर्बिटिंग के बारे में बताएंगे बोहर जी। इन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अराउंड में कौन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। उन्होंने बताया ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते 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 कहाँ फॉल कर जाएंगे, अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। यही बता करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। कुल्हाड़ी इन्होंने नहीं मारा, कुल्हाड़ी किन्होंने इनके ऊपर मारा, बोहर ने मारा, क्योंकि इनकी कमियों को किसने बताया, बोहर ने बताया। बोहर ने इनकी कमियों को दूर भी किया। इन्होंने क्या बताया, इनकी कमी क्या थी, बस ये बता दिए कि भाई जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो एक स्पाइरल पाथ बनाएंगे। स्पाइरल मतलब समझ रहे हो ना, स्प्रिंग जैसा। हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते 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 सर्कुलर पाथ में घूमते 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 अल्टीमेटली कहाँ फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। यही बात बता करके इन्होंने सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। यही इनकी लिमिटेशन है ना। रदरफोर्ड जी की यही एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से बेचारे गड़बड़ हो गए। तब बोहर जी की ज़रूरत पड़ी, दूसरों को जीने खाने का मौका मिला, है ना। तो अब बोहर जी की कहानी क्या है वो हम लोग कल देखेंगे, लेकिन लिमिटेशन समझ में आ गया कि ये भी भाई साहब फेल हो गए हैं। और कहा जाता है, हाँ, फेलियर मेक्स हिस्ट्री। भाई फेल हो रहे हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।